बच्चों चर्चा कर रहे थे हम अर्थशास्त्र पर और डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। तो बच्चों पर्यावरण क्या होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक क्या है, पर्यावरण के तत्व क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण कैसे हो सकता है, इन सभी पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अब बच्चों टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पृथ्वी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। पृथ्वी जो कि एक आकाशीय पिंड है, जो कि अंतरिक्ष में विचरण करता है, जो कि गोलाकार है और जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। और पृथ्वी से बाहर का जो एरिया है अंतरिक्ष का, उसे हम क्या कहेंगे, खगोल कहेंगे। पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ होती है बच्चों, एक होती है परिक्रमण गति, एक होती है परिभ्रमण गति। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। लगभग 24 घंटे में वो अपने अक्ष पे घूमती है और इसी से दिन और रात का निर्धारण होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, यानी लगभग 365 से ही 1/4 दिन में, यानी हम ये कह सकते हैं 365 दिन लगभग 6 घंटे में। और इस तरह से ये 6 घंटे 4 साल में मिलकर एक दिन का निर्माण करते हैं, इसलिए हर 4 साल में 366 दिन का वर्ष होता है और उसी वर्ष को हम अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। तो पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ होती है, दो तरह के मोशन होते हैं, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति को हम परिभ्रमण गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इससे दिन रात का निर्धारण होता है। साथ ही परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि इसके आधार पर वर्ष का निर्धारण किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों एक बात बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी हमें जाननी चाहिए कि पृथ्वी जब घूमती है तो इसकी वजह से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ पृथ्वी का वातावरण भी उसके साथ हमेशा टच में रहता है, वो कभी उससे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए पृथ्वी जैसे जैसे घूमती जाएगी वैसे वैसे उसके साथ साथ उसका वातावरण भी उसके साथ साथ घूमता जाएगा। तो उसी को हम पर्यावरण कह सकते हैं, वातावरण कह सकते हैं। तो आइए बच्चों आज हम सबसे पहले जानेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो समस्त भूमंडलीय जो विरासत है, जो पृथ्वी, देखिए पृथ्वी एक भूमंडल है, एक भूगोल है, इसके तहत हमें कई तरह की चीज़ें विरासत में मिली है, प्राकृतिक रूप से हमें मिली है, जैसे समुंदर, महासागर, नदियाँ, बांध, पहाड़, पर्वत, सभी तरह के जीव यहाँ तक कि वनस्पतियाँ, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से मिली है। तो सभी तरह के संसाधन विरासतों को मिलाकर ही हम क्या कह सकते हैं, उसे पर्यावरण कह सकते हैं। और इस पर्यावरण के बिना कोई भी जीव जीवन यापन नहीं कर सकता है। पर्यावरण में वे सभी जैविक तथा अजैविक जो तत्व होते हैं वो आते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब बच्चों जैविक तत्व किसे कहते हैं, तो जैविक तत्व का मतलब होता है जो जीव हो, जो जिसका जैविक विकास होता हो, जो ग्रोथ करते हो, जो पोषण लेते हो, जो रिप्रोडक्शन करते हो यानी प्रजनन करते हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, जो ग्रोथ करते हो, उन सबको हम क्या कहेंगे, जैविक कहेंगे। जैविक के अंदर हम बात करें जैसे पशु है, पक्षी है, पौधे हैं, वनस्पतियाँ है, मत्स्य है, जीव है, एनिमल्स है, जानवर है, ये सब लोग क्या आते हैं, जैविक तत्व में आते हैं। मानव भी जैविक तत्व है और इनको जीने के लिए पर्यावरण अति आवश्यक है, क्योंकि ये शोषण भी करते हैं, फीडिंग का काम भी, पोषण भी आवश्यक है और ये विचरण भी करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। अब बच्चों आपको कि पौधा, वन, ये तो विचरण करते ही नहीं है, लेकिन ये बाकी काम तो करते ही है। ये भी प्रजनन करते हैं, ये भी ग्रोथ करते हैं, विकास करते हैं, इनको भी पोषण चाहिए, इसलिए इनको भी जैविक तत्व में शामिल किया गया है। अजैविक तत्व का मतलब होता है जैसे हवा, पानी, भूमि, पहाड़, चट्टान, ये सब जो है ये अजैविक तत्व है, नॉन लिविंग बीइंग्स है, जैसे सूर्य प्रकाश। ये तो जैविक तत्व अजैविक तत्व एक दूसरे से जरूरी है और जैविक तत्व अजैविक तत्वों पर निर्भर होते हैं और ये सब कुछ हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अगर हम बात करें बच्चों, तो जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच में एक अंतर संबंध होता है और ये सब चीज़ें हम पर्यावरण अध्ययन में चर्चा करते हैं। किस प्रकार प्रकृति हमें कई तरह के संसाधन उपलब्ध कराती है और उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके हम अपना विकास करते हैं। तो इस तरह से बहुत से तरह के जैविक जीव है जो इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। जैसे आपने कीट देखे होंगे, पतंग देखे होंगे, मछली देखे होंगे, जलीय जीव देखे होंगे, नभचर देखे होंगे, मानव जीवन, बहुत से तरह के छोटे मोटे कई तरह के जीव इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और उनको प्रकृति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन उपलब्ध कराती है, अजैविक तत्व उपलब्ध कराती है, जिससे हम लोग जीवन यापन करते हैं।
इसलिए इन दोनों के अंतर संबंध एक बना हुआ है, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी जीव जीवन यापन नहीं कर सकता है। देश के आर्थिक विकास के लिए, समृद्धि के लिए, साथ साथ हमें पर्यावरण की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के आविष्कार किए, लेकिन इन्हीं आविष्कारों से पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में एसी की मात्राएं बढ़ती जा रही है, जिससे CFC का प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, कार्बन गैसेस का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों का प्रभाव हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ओजोन गैस में छिद्र बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, मानसून प्रतिकूल होता जा रहा है, असामान्य मानसून हो रहा है। ऐसी कई तरह की हम परिस्थितियां देखते हैं और इसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इन्हीं छेड़छाड़ को हमें रोकना होगा। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग जो हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ आपने देखा होगा जैसे जो ध्रुवीय इलाके थे या जो बर्फीले इलाके थे वहाँ धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लगी है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो तटीय इलाके हैं वो धीरे धीरे डूबने लगे हैं। इसका भी कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है। इसलिए हमें देश के विकास के साथ साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण पर आज हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण के अंदर हम बात करें तो पर्यावरण अपने कार्यों को तभी सफलतापूर्वक काम कर सकता है जब उसकी धारण क्षमता सीमा में हो। अगर उसकी कैपेसिटी के अंदर करता हम काम करेंगे, विकास करेंगे तो पर्यावरण हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर पर्यावरण भी हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करेगा। इसलिए पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें उसकी सीमा में रहकर ही विकास करना होगा, धारणीय विकास करना होगा। यदि ये कार्य उसकी धारण क्षमता से विपरीत है, बाहर है, तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी तरह की गैसें वायुमंडल में घूमती रहती है और लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सी तरह के काम करता है, आविष्कार करता है, उत्पादन करता है, जिनसे बहुत सी तरह की जहरीली गैसें भी निकलती रहती है। ये गैसें वायुमंडल में जाके ऊपर इकट्ठी हो जाती है, जिससे प्रदूषण क्रिएट होता है और बहुत सी तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। ये सब कहीं ना कहीं उदाहरण है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के। विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या का दबाव भी इसका एक सबसे बड़ा कारण है। विकासशील देशों में समूह में उपभोग होता है, उत्पादन मानकों को पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से इन सब पे हमें नियंत्रण करना होगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से हम पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़े तत्वों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब बात करें भारत में पर्यावरण के क्या क्या संकट है। देखिए, सबसे बड़ा संकट है बढ़ती जनसंख्या। आबादी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रकृति पे दबाव बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र छोटा होता जा रहा है, पर्यावरण वन उन्मूलन होते जा रहे हैं, खेत के बंटवारे होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता जा रहा है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पोषण की आवश्यकता बढ़ेगी, उत्पादन की आवश्यकता बढ़ेगी, आवासीय व्यवस्थाएं बढ़ेगी और इस तरह से कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा, धीरे धीरे जंगल लुप्त होते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं और धीरे धीरे विकास बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभाव पड़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों। वायु प्रदूषण, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में आप आविष्कार करोगे, जितनी ज़्यादा में आप कई तरह के यूज करोगे, तो उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। जल प्रदूषण, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जल का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहा है, साथ ही कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ को भी हम जल में मिला रहे हैं, तो इस तरह से जल प्रदूषित होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पादन करते समय अपने फैक्ट्रियों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे समुद्र में बहा देती है, नदियों में बहा देती है, जिससे जल प्रदूषण के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा गंगा, जो कि हमारी सबसे बड़ी नदी है, पवित्र नदी है, उसके सफाई का कार्य देखा होगा आपने। तो बहुत सी तरह की नदियाँ प्रदूषित चल रही है। जैसे आपने देखा बहुत से लोग नदियों में नहाते हैं, साबुन से यूज करते हैं, कास्टिक सोडा यूज करते हैं, बहुत से तरह के जीव नदियों में घूमते हैं, तो कई तरह से जल का पानी भी प्रदूषित होता जा रहा है। संपन्न उपभोग मानक का भी हम देखें, निरक्षरता, अनपढ़ता, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव पहुंचाती है। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के चक्कर में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जंगल कटते जा रहे हैं, औद्योगिक से इंडस्ट्रियों से धुआं बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। शहरीकरण की वजह से भी ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और वन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, जिससे मानसून पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वन्य जीवों पे प्रभाव पड़ रहा है। अवैध रूप से वन की कटाई हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और वैश्विक उष्णता की वजह से भी ये समस्या हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे प्रकृति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चलिए विस्तार से एक एक पे चर्चा करते हैं।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं बढ़ती जनसंख्या की वजह से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ेगा, उपभोग भी बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगी, वितरण भी बढ़ेगा और परिणामतः प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या से दबाव बढ़ेगा, आवासीय सुविधाएं बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी और इन सभी के लिए हम प्रकृति पर विदोहन ज़्यादा करेंगे, संसाधनों का दुरुपयोग ज़्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रकृति पर इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चलिए बात करते हैं। तो भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण संकट उत्पन्न होता जा रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतने संसाधन नहीं है, इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा विदोहन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। संसाधनों का निष्कर्षण उसके पुनर्जनन से अधिक हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जमीनी जल स्तर डाउन होता जा रहा है, क्योंकि जल की आपूर्ति पूर्णतः नहीं हो रही। साथ ही वर्षा, जो बात करते हैं वर्षा काल के अंदर पर्याप्त रूप से वर्षा नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति का विदोहन बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को चेष्टा पहुंची है, नुकसान पहुंच रहा है। इन सबके फलस्वरूप सरकार के सम्मुख अगर हम देखें तो बहुत से तरह के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उत्पादन चाहिए उतना हो नहीं रहा, आवश्यकता अधिक है, मांग अधिक है, लेकिन पूर्ति उतनी नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या। इसलिए हमें बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। आगे बात करें बच्चों, पर्यावरण को और नुकसान कौन पहुंचाता है, जैसे वायु प्रदूषण, ये बहुत बड़ा उदाहरण है जिससे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीव्र औद्योगिकरण कर रहा है और जिससे बहुत सी तरह के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। आपने देखा होगा कि उत्पादन के रूप में कई तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह की मांग बढ़ी है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, इनसे कई तरह की ग्लोबल वार्मिंग गैसें उत्पन्न हो रही है, सीएफसी बढ़ रही है और परिणामतः ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए शहरी क्षेत्रों में वाहन अधिक होने से पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। आपने देखा होगा वाहन की वजह जाम लग जाता है, बहुत से तरह के वाहन चल रहे हैं, हर व्यक्ति अपने घर में वाहन यूज कर रहा है, उससे निकलने वाली जो प्रदूषित धुआं है वो वायुमंडल को नुकसान पहुँचा रही है। वायु प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सी तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और वायु प्रदूषण पर नियंत्रित करना एक मुख्य चुनौती हो गया है। तो इस पर भी प्रयास करने चाहिए ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, उसका बचाव किया जा सके। आगे हम बात करें जल प्रदूषण। तो देखिए भारत में विभिन्न कारणों से जल की प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लगभग अगर हम बात करें तो 70% जल हमारा प्रदूषित है, जिसके कारण कई प्रकार के जल संक्रामक रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सी तरह की महामारियां बीमारियां इससे उत्पन्न हो रही है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार भारी मात्रा में व्यय भी करना पड़ रहा है, जिसके सरकार के सार्वजनिक व्यय पे भार बढ़ता जा रहा है। साथ ही जब संक्रमण रोगों की वृद्धि होती है तो सरकार उसकी रोकथाम के लिए भी कई तरह के व्यय करती है, योजनाएं चलाती है, प्रयास करती है। तो कहीं ना कहीं इसका सब बचाव करना होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी तरह की नदियाँ प्रदूषित हो रही है, बहुत सी तरह का अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहाया जा रहा है, तो इन सबको रोकना होगा ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके और प्रकृति को नुकसान होने से बचाया जा सके। आगे बात करें बच्चों संपन्न उपभोग मानक की। तो देखिए संपन्न उपभोग मानक भी पर्यावरण को संकट का एक मुख्य कारण हो सकता है। देखिए बात करें जैसे विकसित राष्ट्रों में उपभोग मानक काफ़ी ऊंचे हैं और जिससे संसाधनों का निष्कर्षण उसके पुनर्जनन की दर से अधिक है। वहाँ पे जितना संसाधन उपलब्ध हो रहा है उसका उपयोग कम हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ संसाधन की उत्पत्ति से ज़्यादा उसकी उपलब्धता ज़्यादा, उसकी मांग ज़्यादा है, प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्राकृतिक विदोहन बढ़ता जा रहा है, जिससे संसाधनों की पूर्ति मांग से कम हो जाती है। वर्तमान में भारत में भी उपभोग मानक ऊंचे होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, जबकि प्रकृति उसकी उतनी उत्पत्ति नहीं कर पा रही है, जिससे इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है, जिससे देश में संसाधनों की मांग निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इस कारण सरकार के सामने संसाधनों को पर्याप्त पूर्ति कराना एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, धीरे धीरे वन कटते जा रहे हैं, जंगली क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, पर्याप्त रूप से जल राशि उपलब्ध नहीं हो रही है, साथ ही साथ खाद्यान्न समस्या उत्पन्न होती जा रही है। ये कहीं न कहीं प्रकृति पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मांग की पूर्ति करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करनी आवश्यक है, लेकिन इससे धीरे धीरे प्रकृति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आगे हम बात करें निरक्षरता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में आज भी हम बात करें तो 25% लोग अनपढ़ है और इस निरक्षरता की वजह से भी प्रकृति पे प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है और वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके कारण प्राकृतिक दबाव पड़ता है, प्रकृति पर, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए बात करें तो भारत में निरक्षरता भी पर्यावरण के संकट का एक मुख्य कारण है। निरक्षरता के कारण लोग संसाधनों का पूरा उपभोग नहीं कर पाते हैं तथा पर्यावरण संकट उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। निरक्षरता के कारण सरकार पर्यावरण संरक्षण को, जनता को कम सहयोग मिल पाता है, क्योंकि सरकार बहुत से प्रयास करती है लेकिन अनपढ़ व्यक्ति सरकार को सहयोग नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक प्रयास करने पड़ रहे हैं और बहुत से तरह के व्यय भी सरकार को करने पड़ रहे हैं। तो निरक्षरता
अस्पष्टता भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि जो निरक्षर व्यक्ति है वो थोड़ी सी पानी की व्यवस्था नहीं करता है, जल राशि को नुकसान पहुंचाता है, नदियों को प्रदूषित करता है, नदियों में कचरे गिरा देता है, और यही भी कई कारण है। जैसे आपने देखा होगा गंगा नदी जो कि हमारी पवित्र नदी है, लेकिन वो सब ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है और उसको सफाई का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन निरक्षर व्यक्तियों के द्वारा, असमझ व्यक्तियों के द्वारा इसको प्रदूषित करने के ज़्यादा प्रयास किए गए, और यही कारण है कि हमारी प्रकृति को नुकसान पहुँचा है, जल राशि को नुकसान पहुँचा है। औद्योगिकरण, देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की पूर्ति करना आवश्यक है, और इसके लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि आवश्यकता बढ़ती जा रही है। उन सबको पूरा करने के लिए तीव्र औद्योगिकरण का प्रयास चल रहा है। तीव्र औद्योगिकरण के लिए आपने देखा होगा बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है, जगह जगह वन कटाई हो जा रही है, खेतों को साफ किया जा रहा है, और कहीं न कहीं औद्योगिकरण से भी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचा है, क्योंकि औद्योगिकरण से, उद्योगों से निकलने वाली, फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुआं, चिमनियों से निकलने वाली धुआं, निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, ये जल को और वायु को दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही कल कारखानों के बाहरी मशीनों से होने वाली आवाज़ की वजह से भी ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती जा रही है। साथ ही वायुमंडल में जहरीली गैसें फैलती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट होता जा रहा है, प्रदूषित वायु की वजह से भी स्वास्थ्य मानक को नुकसान पहुँचता जा रहा है। तो देश में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे जल प्रदूषण हो रहा है क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों की वजह से जल प्रदूषित होता जा रहा है, गंदी वायु की वजह से, प्रदूषित धुआं की वजह से, कार्बन गैसों की वजह से भी वायु प्रदूषित हो रहा है, और उद्योग के कारण पर्यावरण समस्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। औद्योगिक कारण बढ़ रहे प्रदूषण के कारण सरकार को अत्यधिक व्यय करने पड़ रहे हैं, उनके बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उतने नहीं हो पा रहे हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है। शहरीकरण, जैसा कि धीरे धीरे लोग ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, तो शहरों पर जनसंख्या दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश में बढ़ते शहरीकरण भी पर्यावरण को प्रतिकूल का एक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि शहरीकरण से आवाजाही की समस्या उत्पन्न हो रही है, साथ ही जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, शहर वाहनों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, सड़कों का चौड़ाई का काम बढ़ता जा रहा है, शहरों में रहने वाले मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, कॉलोनियां बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ पहली मकान जो बने हैं, फ्लैट जो बने हैं, उनकी मंजिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि उतनी पूर्ति हो नहीं पा रही, और यही कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है। आपने देखा होगा धीरे धीरे जंगलों की कटाई होती जा रही है और शहरी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। शहरों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की वृद्धि भी उत्पन्न हो रही है। शहरीकरण के कारण सरकार के समक्ष लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आधारभूत आवश्यकताएं सरकार पूर्ण नहीं कर पा रही है, और कहीं न कहीं ये समस्याएं भी आबादी वृद्धि और शहरीकरण की वजह से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को हमें मिला है। तो बच्चों, आपने जाना कि पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, शहरीकरण से, निरक्षरता की वजह से, बढ़ती जनसंख्या की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से कहीं न कहीं हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धीरे धीरे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, चेष्टा पहुंचाया, और इसकी वजह से हमने देखा कि पर्यावरण पे इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यही कारण है कि आज आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं ग्लेशियर जो है, हिमेशियर जो नदी, जो बर्फीले इलाके हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सी तरह की महामारी, बीमारियां भी हमें देखने को मिल रही है। वन क्षेत्र की कमी, जैसे भारत सरकार के द्वारा याद है कि कम से कम 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे जहाँ 33% से भी बहुत कम वन क्षेत्र हैं, क्योंकि ज़्यादातर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धीरे धीरे वनों की कटाई हो गई। शहरी क्षेत्र का बड़ा वृद्धि हो रही है। औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए धीरे धीरे वनों की कटाई होती जा रही है, इसलिए वन क्षेत्र बहुत कम हो चुके हैं, और वन क्षेत्र की कमी की वजह से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वर्षा की उत्पत्ति कम हो रही है और बारिश के आसार कम हुए हैं, और यही कारण है कि जल राशि की उपलब्धता कम हो पाई है, और भारत में कमजोर मानसून का एक कारण ये भी है। तो देश में लगातार वन क्षेत्र का ह्रास होता जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वनों की कमी से वर्षा की कमी उत्पन्न हुई है, पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई है, सिंचाई के जल की समस्या उत्पन्न हुई है, और इसलिए भूमिगत जल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और भूमिगत जल राशि धीरे धीरे खत्म भी होती जा रही है, और यही कारण है कि पर्यावरण पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब बात करते हैं भारत की पर्यावरण स्थिति के बारे में। तो देखिए, भारत में पर्यावरण संसाधनों से संपन्न है, भारत प्राकृतिक रूप से संपन्न है। भारत की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दक्षिण एशिया के दक्षिण में 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ, ऊपर हिमालय से जुड़ा हुआ एक भौगोलिक भूभाग है, जिसे हम भारत कहते हैं।
अगर हम बात करें तो भारत की जो सीमा है वो ज़्यादातर प्राकृतिक है, जो कि समुद्र से और हिमालय से जुड़ी हुई है, और भारत के अंदर विविधता वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की ऋतुएं देखने को मिलती है, और इस तरह से हर तरह के क्लाइमेट ऋतु की वजह से यहाँ तरह की सभी तरह की प्राकृतिक संपदाएं उपलब्ध है। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में अच्छी भूमि भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी है, हर तरह की भूमि उपलब्ध है, नदियाँ भी है, वन क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है, खनिज पदार्थ उपलब्ध है, जैसे झारखंड है, राजस्थान है, जिन्हें हम खनिजों के लिए भरपूर कह सकते हैं। महासागर की बात करें तो तीनों समुद्र से घिरा हुआ है। पर्वत देखें तो हर तरह के पहाड़ी क्षेत्र, बहुत सी तरह की अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, बहुत सी तरह की पर्वत श्रृंखलाएँ भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो दक्षिण के पठार, काली मिट्टी के कपास के खेत के लिए बहुत उपयोगी है, गंगा के मैदान जो कि काफ़ी उपजाऊ है, परंतु देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण, दबाव के कारण, निर्धनता के कारण, औद्योगिकरण के कारण आदि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए प्राकृतिक ह्रास हमें देखने को मिला है। भूमि का अपक्षय होने लगा है, मुद्रा का अपरदन होने लगा है, जैव विविधता की हानि होने लगी है, शहरी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण बढ़ने लगा है, और कहीं न कहीं वायु प्रदूषण बढ़ा है। तो कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा विध्वंस हुआ है, और जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भारत में बढ़ती जनसंख्या से भू संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। देश में वन भूमि बहुत कम होती गई है, क्योंकि धीरे धीरे वन क्षेत्र कम ह्रास हो रहा है। मृदा क्षरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। शहरी इलाकों में बढ़ते वाहनों की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है, और इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। अब बात करते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास तो अब तक हमने पर्यावरण के बारे में जाना, और पर्यावरण को कैसे कैसे नुकसान पहुंचा, इन सब पर चर्चा करी। अब बात करते हैं पर्यावरण के लिए हम धारणीय विकास, किस तरह हम पर्यावरण का संरक्षण करें, और किस तरह से हम पर्याप्त रूप से विकास करें और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे। तो अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि पर्यावरण का विकास होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, और अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती जाएगी, जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होगा। ये एक दूसरे के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास भी आवश्यक है और पर्यावरण का विकास भी होता आवश्यक है। पर्यावरण को ध्यान में रखे बिना अगर हम विकास पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आर्थिक हितों को पूरा करेंगे, तो फिर पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जाएगा। धारणीय आधारभूत विकास की अवधारणा ये कहती है कि भावी पीढ़ी को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को संरक्षण रखते हुए विकास के प्रयास करने चाहिए। ऊंचा उठाने पर बल दिया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन उन सभी बुनियादी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। साथ ही भावी पीढ़ी जो संपत्ति है उनके भंडार को छोड़ने का भी बल दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि धारणीय विकास ये कहता है कि प्राकृतिक जो भी दबाव है वो धारण करते उतना ही हमें करना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण करना चाहिए, वन क्षेत्र की सुरक्षा करनी चाहिए, जल राशि को प्रदूषित होने रखना चाहिए, वायु प्रदूषण रोकना चाहिए, जल प्रदूषण रोकना चाहिए, और भूमि का संरक्षण रोकना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रयास से ही मानव जीवन व्याप्त है, सभी तरह के जीवों के हितों की रक्षा होगी और आर्थिक विकास संपन्न होंगे। धारणीय विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता क्या क्या करनी होगी? एक तो हमें पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री जैसे हरमड़ा डेली ने क्या कहा है कि धारणीय विकास की वृद्धि के लिए निम्न आवश्यकताएं है, जैसे मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के अनुसार ही सीमित करना चाहिए। धारण जो क्षमता है, जितनी हमारी प्रकृति कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी के अंतर्गत हमें पर्यावरण में काम करना चाहिए। अत्यधिक ज़्यादा छेड़छाड़ या विध्वंस नहीं करना चाहिए। प्रौद्योगिकी प्रगति को आगत निपुण हो, न कि आगत उपभोगी हो। जितनी प्रकृति की आगत, जितनी उसकी इनपुट है वो निपुण कैपेसिटी में उतनी होनी चाहिए, ज़्यादा उपभोग के रूप में नहीं होनी चाहिए, ताकि ह्रास नहीं हो। नवकरणीय जो भी संसाधन है का निष्करण जो होगा वो धारणीय आधार पर होना चाहिए। जितनी कैपेसिटी उसी के आधार पे होना चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सर्जन की दर से अधिक नहीं हो। क्योंकि हमने देखा कई देशों में पुनर्जनन की सर्जन की जो दर है वो काफ़ी अधिक है, निष्कर्षण की दर कम है, लेकिन हमारे यहाँ सर्जन की दर नाम है, निष्कर्षण दर ज़्यादा है, उसका खनन दर ज़्यादा है, विध्वंस दर ज़्यादा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, ताकि नवकरणीय संसाधनों की उपलब्धि होती रहे। नवकरणीय संसाधनों के अपक्षय की दर नवीनीकृत प्रतिस्पर्धकों की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार करना चाहिए, ताकि प्रदूषण रोका जा सके और पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके, पर्यावरण का बचाव किया जा सके, पर्यावरण में पड़ने वाले दबाव को रोका जा सके। भारत में धारणीय विकास की वृद्धि के संबंध में क्या क्या प्रयास किए गए, आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, भारत में ऊर्जा के पारस्परिक स्रोतों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो हमने देखा। अतः ऊर्जा के गैर पारस्परिक स्रोतों के उपयोग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में तथा एलपीजी गैस के प्रयोग पर बल दिया गया। जैसे आपने देखा होगा, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो चूल्हे में खाना बनता है, जिससे काफ़ी तरह की धुआं, प्रदूषण उत्पन्न होता है, बीमारियां उत्पन्न होती है, आंखों को नुकसान पहुंचता है। सरकार द्वारा जगह जगह अब इसमें गैर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्योंकि जब लकड़ी चूल्हे से खाना बनता है तो उससे बहुत से तरह का धुआं उत्पन्न होता है, लकड़ियाँ, वनों का ह्रास होता है, लकड़ियाँ जलती है और उस धुएं से पर्यावरण को नुकसान है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, प्राकृतिक नुकसान है, आँखों को नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है और बहुत सी तरह की बीमारी
बीमारियां उत्पन्न होती रहती है। इन सबको नियंत्रण करने के लिए गैर प्राकृतिक संसाधनों की वृद्धि की गई, जिसे एलपीजी गैस का प्रयोग किया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो सके। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वायु प्रदूषण रोका जा सके, डीजल पेट्रोल की कारों का प्रयोग कम किया जा सके। देश में पवन चक्की का माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ताकि जल राशि को नुकसान कम पहुंचे। देश में विभिन्न क्षेत्रों में फोटोवोल्टिक सेल द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है। देश में पहाड़ी इलाकों में झरनों से विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है ताकि टरबाइन की कम लागत आए और ऊंचे इलाकों से पानी गिरने से विद्युत की ऊर्जा उत्पन्न हो, शक्ति उत्पन्न प्राप्त हो और विद्युत ज़्यादा मात्रा में तैयार की जा सके। देश में विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक ज्ञान पर आधारित प्रणालियों का उपयोग करके बल दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में जैविक कंपोस्टित खाद का प्रयोग किया जा रहा है ताकि रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग किया जाए, क्योंकि रासायनिक खाद से उत्पादन में तो वृद्धि होती है लेकिन प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए जैविक खाद पर भी जोर दिया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं जैविक कंपोस्टित खाद क्या होती है। तो देखिए, विगत कुछ वर्षों में हमने देखा कि कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा है, जिससे प्राकृतिक नुकसान भी हुआ है और मानव के शारीरिक जीवन पर भी नुकसान पहुंचा है। तो इसका पर्यावरण और भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिला। तो प्रतिकूल प्रभावों को बचने के लिए जैविक कंपोजिट खाद का प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। जैविक कंपोजिट खाद की अगर हम बात करें तो पर्यावरण खाद का ये एक तरह से रासायनिक खाद का एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये लंबे समय से कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक है। रासायनिक खाद के प्रयोग को बचाने उससे दुष्प्रभाव को रोकता है, क्योंकि इसमें भूमि, जल, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है रासायनिक खाद से, जबकि जैविक खाद से ये फायदा होगा। साथ ही जैविक खाद में अगर हम बात करें तो इसमें जो भी गोबर है, मिट्टी के हैं, इनको खाद केचुए खाद से बनी हुई होती है, जो कि प्रकृति की उपजाऊपन को बढ़ाती है, अत्यधिक उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो बच्चों, इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण किस प्रकार एक जीव के लिए आवश्यक है और पर्यावरण संरक्षण करना अति आवश्यक है। पर्यावरण की जो धारणीय क्षमता है उसके अनुरूप ही हमें विकास करना चाहिए और उतना ही उसका उपभोग करना चाहिए ताकि उसकी नवकरणीय क्षमता बढ़ती रहे। पर्यावरण के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको अत्यधिक नुकसान नहीं पहुंचा जाए। साथ ही इसके लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास करने होंगे और विध्वंस क्षमता पर प्रयास करने होंगे, शहरीकरण को रोकना होगा, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा, तब जाके हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। इसी साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, जुड़े रहिए ई विद्या के साथ।